वेलकम बच्चों। आज आपके सामने फिर से हम एक क्लास लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं आपके क्लास 9th की। और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि आप लोगों से हम पहले भी कह चुके हैं कई बार कि आप लोग वीडियो को देखने से पहले उसको शेयर कर दिया करो, उसको लाइक कर दिया करो, उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन ही पहुंच जाता है और हमें इसका मोटिवेशन भी प्राप्त हो जाता है। कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान रखिएगा। आज का आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। मैंने ये लिखा बनवा दी है। पहले भी आपको मैंने एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बता दिया था। इनके डिफरेंस के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एनिमल सेल का क्या वर्क होता है, प्लांट सेल का भी क्या वर्क होता है। बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। बट आज हम नई वीडियो के लेकर आए हैं, तो इसमें आपको सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सेल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके ना कि बोर्ड के, ना कि 9th के, बल्कि इसके साथ साथ आगे जिस कंपटीशन में आप लोग जाना चाहेंगे उस कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उठाने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल। इसलिए आप लोगों को हम चालू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए एक बार हम सेल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बच्चों ये प्लांट सेल है, और जैसी प्लांट सेल होती है उसी प्रकार से जो एनिमल सेल होती है वो भी होती है। बट कुछ डिफरेंस होते हैं पार्ट के, कि साहब प्लांट सेल में ये चीज़ प्रेजेंट रहती है और एनिमल सेल में कुछ चीज़ प्रेजेंट रहती है। जो एनिमल में नहीं मिलती है वो कुछ इसमें मिल जाती हैं, कुछ इसमें नहीं होती हैं वो एनिमल में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में कंबाउंड होती हैं, लेकिन बाकी वर्क जो होता है वो सभी का ही होता है। जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स का वर्क यही है कि वह क्या करेगी, वह हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में कार्य करेगी या फिर वह पेड़ पौधों की बॉडी के फॉर्मेशन में वर्क करेगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा ना कर वेट करते हुए हम लोग आगे चालू करते हैं। बच्चों आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें आपको सबसे पहले बता दें कि जो प्लांट सेल होती है या फिर कोई भी सेल होती है, तो प्लांट सेल के चारों ओर ये जो मोटी मोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस मोटी मोटी स्ट्रक्चर को बच्चों हम कह देते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि इस मोटी मोटी स्ट्रक्चर कहा जाता है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल को आगे डिफाइन करके हम बता देंगे, ठीक है। सेल वॉल कहा जाता है, इस सेल वॉल के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, बहुत सारा द्रव भरा हुआ है। उस द्रव को हम कह देते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। ये लिखा है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको हिंदी में कह देते हैं कोशिका द्रव्य। सेल वाल को हिंदी में कह देते हैं कोशिका भित्ति। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सारी चीज़ें भरी रहती हैं, तो साइटोप्लाज्म के बिल्कुल मध्य में ये गोल स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस स्ट्रक्चर को हम बच्चों कह देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक धागेनुमा संरचना इसमें फैली रहती है। उस धागेनुमा संरचना को बच्चों क्रोमैटिन थ्रेड कहा जाता है, या फिर जैसे ही सेल डिवीज़न होता है तो ये क्रोमैटिन थ्रेड आपके चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम में, क्योंकि इनके अंदर भी डिवीज़न प्रारंभ हो जाता है। उसके बारे में हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। यहाँ से आपकी इसी न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क प्लेस दिखाई देता है, उस डार्क प्लेस को न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अंदर भी एक द्रव भरा रहता है जो कि साइटोप्लाज्म से डिफरेंस होता है या डिफरेंट होता है, साइटोप्लाज्म से अंतर होता है उसका। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा है तो इसलिए उसको कह देते हैं भैया ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कह सकते हैं ये है केंद्रक द्रव। उसको यहाँ पर शो नहीं किया गया है क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आगे की आप बात करते हैं, केंद्रक से नीचे की ओर इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर पूरी कोशिका में भी फैली रहती है। इस जालीनुमा संरचना को बच्चों कह देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस जालीनुमा संरचना को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही अच्छी तरह से इसको देखना है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है जी हाँ। इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे देखते हैं हम, ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर प्यालीनुमा संरचनाएं कुछ दिखाई दे रही हैं। इन प्यालीनुमा स्ट्रक्चर को कह देते हैं बच्चों गोल्जी बॉडी कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सिक्की जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को कह देते हैं भैया ये हैं प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब क्लोरोप्लास्ट के पश्चात इसमें कुछ संरचना और भी दिखाई देती हैं, जैसे ये इस प्रकार से खाली जगह दिखाई दे रही हैं, तो इन खाली जगहों को कह देते हैं भैया वैक्यूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सेल वॉल होती है, इसमें इस प्रकार से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक बिंदी जैसी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन बिंदी जैसी संरचनाओं को राइबोसोम कहा जाता है। इस बात को भी बहुत ही ज़रूरी तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब इन स्ट्रक्चर्स का क्या वर्क होता है, किसने क्या वर्क किया है, किसको, कुछ इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं, उन कॉमन नेम्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हम आगे इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। जो इधर का पार्ट है इसमें आपको सारी बातें बताई जाएंगी, आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सारी बातें आपको अभी और इसी वक्त क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है जी हाँ बच्चों, मैंने आपको जैसे कि बताया था अभी कि आपको फिर से देखना पड़ेगा इसमें। तो आपको बता दिया जाए कि पार्ट ऑफ सेल्स, पार्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये होता है कि कोशिकाओं के भाग या फिर कोशिका के कितने भाग होते हैं। कॉमनली कोशिका को ध्यान रखना बच्चों, दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग कहलाता है सेल वॉल और एक भाग कहलाता है बच्चों प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं और आप सब जानते हो कि जो कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति का एक ही मुख्य कार्य होता है कि वह क्या करेगी, वह कोशिका को चारों ओर से दृढ़ता और मजबूती प्रदान करेगी। इस बात को भी ध्यान रखिए। पेड़ पौधे हमसे मजबूत होते हैं और हम पेड़ पौधों की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं। अगर हमारे घूंसा को मार देगा तो हमें पेन होता है, लेकिन पेड़ पौधों के घूंसे को मार दोगे तो उसको किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होगा। कारण ये है कि पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें 3 लेयर्स उपस्थित रहती है, 3 से 4 लेयर उपस्थित रहती है, और हमारी कोशिका में केवल और केवल एक लेयर ही उपस्थित रहती है। बस यही कारण है कि जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अगर हम भी पेड़ पौधों के घुस्से मारेंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, उल्टा हमें ही पेन होगा। इसलिए पेड़ पौधे हमसे मजबूत होते हैं, कारण यही है और कोई कारण नहीं है। क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति पादप को या फिर पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है बच्चों जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य का मतलब ये होता है, द्रव्य का मतलब आप सब जानते हो बच्चों पदार्थ होता है, ठीक। और जीव का मतलब होता है जीव, अर्थात जीव के अंदर जितना भी पदार्थ भरा हुआ है उस समस्त पदार्थ को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि सेल वॉल को छोड़कर इस कोशिका के अंदर सेल वॉल को छोड़कर, अर्थात इसको छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे पार्ट कहाँ जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आ जाते हैं, यहाँ पे जीव द्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म को कॉमनली 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, क्योंकि कोशिका को डिफाइन करने के लिए इसको मजबूरी है कि इसको 2 भागों में विभाजित किया जाए। 2 भागों में इसको विभाजित कर देते हैं। जब 2 भागों में इसे विभाजित कर देते हैं तो क्या होता है, देखते हैं आगे देखते कि प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग कहलाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एक भाग कहलाता है न्यूक्लियस। देखना ध्यान से, जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को कहा जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस को केंद्रक कहा जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म को कहा जाता है कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। जो कोशिका द्रव्य है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर न्यूक्लियस की बात कर लेंगे बच्चों। ध्यान रखना, जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है, वो कोशिका द्रव्य क्या होता है, इस कोशिका के अंदर जितना भी लिक्विड भरा रहता है, जितना भी द्रव भरा रहता है, उस समस्त द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, या उस समस्त द्रव को कहा जाता है कि भैया ये क्या है, यह है कोशिका द्रव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में साइटोप्लाज्म जो है उस साइटोप्लाज्म को कई भागों में विभाजित कर देते हैं, अर्थात बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले बेटा सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म के चारों ओर उपस्थित रहती है। इस कोशिका भित्ति से अंदर और साइटोप्लाज्म से बाहर की ओर एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को कहते हैं, ये है भैया सेल मेम्ब्रेन, भैया ये है कोशिका झिल्ली।
ठीक है। ये कोशिका झिल्ली होती है और ये कोशिका झिल्ली क्या करती है इसके अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है उसको चारों ओर से कवर करने का वर्क करती है। इस प्रकार से एक पन्नी के अंदर हम लोग बहुत सारा मटेरियल भरते हैं तो पॉलीथीन सारी चीज़ को कवर कर देती है। जस्ट लाइक दैट द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय ऑल सेल ऑर्गन्स। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि साहब सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी, क्योंकि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ऐसे मतलब पार्ट होते हैं जिनके वैज्ञानिक भी पूछ लिए जाते हैं कि साहब सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज किसने की थी, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो इन चीज़ों को बताना आवश्यक पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन की जो खोज की थी वो की थी सिंगर और एक प्रकार के निकोलस नाम के वैज्ञानिक थे। तो सिंगर और निकोलस ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। उस मॉडल के थ्रू ही उन्होंने उनके द्वारा पता चला कि इन्होंने ही क्या किया था, सेल मेम्ब्रेन की क्या की थी, डिस्कवरी थी या फिर खोज। ध्यान रखिए। फिर आगे क्या करते हैं, आगे करते ये हैं कि आता है भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जालीनुमा जो संरचना है, इस जालीनुमा संरचना को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। ठीक है, अगली बात आप ये बता दें कि जो यहाँ पर ही दिख रही है केवल, लेकिन ये पूरी सेल्स में भी फैली रहती है। इसका जो मुख्य वर्क होता है वो वर्क इसका ये रहता है कि ये सेल की स्ट्रक्चर बनी हुई है, उस पूरी सेल की स्ट्रक्चर को एक प्रकार से संरचना प्रदान करता है, एक प्रकार से संरचना प्रदान करता है। और वो संरचना बिल्कुल सुडौल होती है, अर्थात एक विस्तृत और अच्छी संरचना देने के लिए ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है। समझ रहे हो, पूरे ढांचे को बनाए रखती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि साहब ढांचे को तो बना रखती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ बिंदी जैसी संरचनाएं हैं। बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा, उनको भी हम आगे जाकर के अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आपकी आती है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है कोशिका का। एक प्रकार से बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को स्वयं अपनी कोशिका भी कह दिया जाता है कि वह कोशिका के अंदर रहने वाली कोशिका है, अर्थात इसको क्यों कहा जाता है इस बात को समझिए। सबसे पहली बात आपको ये बता दें, जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो कोशिका में केवल एक दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपको हमारी संख्या में दिखा दी है, लेकिन ये एक नहीं होती है, इनकी बहुत सारी संख्याएं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्याएं इसके अंदर उपस्थित रहती है। इनका जो वर्क होता है वो एक प्रकार से ऊर्जा उत्पादित करना होता है, ऊर्जा का संश्लेषण करना होता है, या ऊर्जा को ही उत्पन्न करती है। किस प्रकार से करती हैं, एक बैटरी की तरह वर्क करती है। जैसे ही हम लोग भोजन कर लेते हैं तो हमारी आफ्टर भोजन करने के पश्चात जो भी भोजन करते हैं उसके पश्चात क्या होता है कि हम लोगों के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऊर्जा को जैसे ही भोजन करेंगे तो ऊर्जा जाएगी। अब वो ऊर्जा जाएगी तो जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उन सेल्स के पास ऊर्जा जाती है, तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके चार्ज हो जाती है। एक बैटरी की तरह वो चार्ज हो जाती है, और आफ्टर चार्ज होने के पश्चात या फिर चार्ज होने के बाद कह सकते हैं, ठीक है, चार्ज होने के बाद जब हम भोजन करना बंद कर देते हैं वो पूरी चार्ज हो जाती है, हमारी भूख मिट जाती है। अब हमने सुबह भोजन किया था और शाम तक हम वर्क करते रहे, क्या हमने पूरे दिन खाना खाया? नहीं खाया। लेकिन अब जो सेल्स के अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया एक बैटरी की तरह वर्क कर रही हैं, तो अब क्या हुआ, अब वो अपनी एनर्जी को हमें पूरे दिन से दे रही, पूरे दिन तक वो हमें एनर्जी देती रही। अब शाम को जैसे ही ये बैटरी डाउन हो जाएगी तो तुरंत हमें भूख लगेगी और हमें फिर से भोजन करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो एक बैटरी की तरह वर्क करती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका अपना लिक्विड होता है, मैट्रिक्स कहा जाता है इसको। एक भी तो एक चीज और बता दें बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उस माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस इसलिए कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों वो इसलिए कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका के अंदर विद्युत की तरह एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
नेक्स्ट बात पे आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात आपकी आती है साहब गोल्जी बॉडी। ध्यान रखिएगा, जो गोल्जी बॉडी है उस गोल्जी बॉडी की खोज सन 1898 में एक कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने ही नाम पर यानी गोल्जी नाम पर ही गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। अपने नाम से ही इसको सुशोभित कर दिया कि साहब ये है गोल्जी बॉडी, ये रही गोल्जी बॉडी। ठीक है, आगे आते हैं तो गोल्जी बॉडी के बाद हमारे प्लास्टिड्स आते हैं। प्लास्टिड्स, अब आप कहते हो कि सर यहाँ पर तो शो नहीं किया है, तो शो किया है। जो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है तो क्लोरोप्लास्ट को ही हम कह सकते हैं भैया ये है प्लास्टिड्स। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होते हैं आपके हरित लवक, एक होते हैं वर्णीय लवक और एक होते हैं अवर्णीय लवक। प्लास्टिड्स को हिंदी में कहा जाता है बच्चों लवक। ठीक है, ये लवक है। अब हरित लवक क्या होते हैं, वर्णीय लवक क्या होते हैं और अवर्णीय लवक क्या होते हैं, इस बारे में ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? हरित का मतलब होता है हरे, ठीक है, साहब हरे होंगे। वर्णीय का मतलब होगा जिसमें क्या होंगे, रंग होगा। और अवर्णीय का मतलब होगा जिसमें रंग नहीं होता, अर्थात जिसमें रंग ही नहीं होता। ठीक, कैसे? हरित लवक का जो वर्क होता है बेटा वो होता है भोजन का निर्माण करना। भोजन निर्माण करना होता है हरित लवक का कार्य। कैसे करते हैं? ये केवल और केवल पेड़ पौधों की कोशिका में अर्थात प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये जो एनिमल सेल होती है उसमें प्रेजेंट नहीं रहते, ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रक्चर इनकी ये रही। ठीक है, इनका वर्क होता है भोजन का निर्माण करना। कैसे करते हैं? देखो, सनलाइट जैसे ही पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ती है तो पत्तियों में प्लास्टिड्स की संख्या, ये कह सकते हैं हरित लवक की संख्या ज़्यादा होती है, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। कारण, फिर इस कारण से ही जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इनके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू ये भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वर्णीय लवक की बात करें तो बेटा ध्यान रखना आपको, वर्णीय लवक क्या है? वर्णीय लवक ये ऐसा वर्क करता है जैसे टमाटर है, पहले हरा होता है, ठीक है, उसके बाद पकने के बाद फिर लाल हो जाता है। कहाँ से रंग आया उसमें? वो रंग आया वर्णीय लवक से। पुष्पों में विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, वो सारे रंग प्रोड्यूस करता है वर्णीय लवक, ध्यान रखिएगा। अवर्णीय लवक का कार्य होता है केवल भोजन को संचय करना। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, इसलिए हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिका का रसोई घर हो गया हरित लवक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो राइबोसोम की खोज सन 1955 में पैलेड नाम का वैज्ञानिक था एक, उस पैलेड नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में क्या किया था? राइबोसोम की खोज की थी या डिस्कवरी की थी राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? ये जो बिंदी जैसी संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दिखाई दे रही है, इन बिंदीनुमा संरचनाओं को ही राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम का जो वर्क होता है वो होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करना। संग्रह, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम का वर्क। बहुत अच्छे तरीके से उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको शायद, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको दोबारा भी पढ़ने की आवश्यकता पड़े। ये इसको लिखने वाली बात रही तो जिस दिन चैप्टर फिनिश हो गया मैं उस दिन इसकी PDF बना करके अपनी ऑफिशियल ऐप पर डाल दूंगा, या फिर अपनी जो भी ऑफिशियल मेरी वेबसाइट्स बनी हुई, जैसे मेरी कोई क्या ID बनी हुई है, फेसबुक ID है या फिर इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ठीक है, तो मैं इन सारी चीज़ों पर शेयर कर दूंगा PDF को और उसकी लिंक आपके पास प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग लिंक को क्लिक करेंगे आपको सारी PDFs ओपन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। देखो बच्चों, साइज जो आपका सेल वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त तो नहीं किया जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी बातों को रह गया है वो मैं अभी कल मैं वीडियो आपके लिए शेयर करूँगा, और उस कल की वीडियो में 10 मिनट की वीडियो होगी, 10-15 मिनट की वीडियो, उस सारी वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी शेष रह जाए उसके बारे में बता दिया जाएगा, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा टिश्यू। बहुत अच्छी तरह से बच्चों पढ़ते रहिए। देखो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप लोग ये मत सोचना कि सर लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसमें पढ़ाई का कोई बेनिफिट नहीं, बिल्कुल बेनिफिट है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की
ठीक है, तो आपको मैं कल एक स्टोरी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ मोटिवेशन वाली, और आप उसको अच्छे तरीके से देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा सुनते हुए, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। किसी प्रकार की और भी कोई समस्या है तो विपेश कुमार से संपर्क कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा सेवा में तैयार हूँ। ठीक है, आप स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्या आपकी आ रही है बताइएगा, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टेंशन है मुझे बताइएगा, हर टॉपिक को क्लियर कराएगा विपेश कुमार आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। आपसे ऐसा कोई रिलेशन है हमारा कि एक शिक्षक का स्टूडेंट से ऐसा रिलेशन होता है कि शिक्षक कैसा, मतलब शिक्षक कैसा भी हो या स्टूडेंट कैसा भी हो, शिक्षक अपने पुत्रों की भांति, अपने छोटे भाइयों की भांति ही स्टूडेंट्स को देखता है। हमारी आपकी हर समस्या हमारी समस्या होगी, हमारी समस्याओं को, हमारी समस्या तो है ही नहीं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपसे तो नहीं पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को हम जरूर पूरा कर सकते हैं। बच्चों, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, बस आपसे इतना ही चाहिए। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे होम रहिए, अर्थात घर पे रहिएगा, और स्टे सेफ रहिए। घर पे रहोगे तो सेफ रहोगे, यही सबसे बड़ी आज की सुरक्षा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारा आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ है। ठीक है।